एंड एज पर द स्केड्यूल हम लोग आज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 पे पहुंच गए। यही सुनना चाह रहा था। 6 कहाँ तक हुआ है? डिस्चार्ज नहीं हुआ, उससे पीछे पीछे कहानी ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी 6 को टॉपिक वाइज तोड़ा था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि 6 पूरा नहीं होने वाला इतने लिमिटेड से टाइम में, तो मैंने फिर 6 को डिफरेंट पैटर्न पर तैयार किया है। यानी कि आप लोग अप्रोप्रिएशन तो करके आए होंगे और उससे पहले की जो पीछे की परफॉर्मेंस की कहानी है, टेंडर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं चैप्टर 6 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के साथ। बड़ा ही खूबसूरत एक बेसिक सा सवाल जिसमें वो 3 रूल्स, चले खैर इसी बहाने वो रूल्स भी किसी से हम एक्सप्लेन करवा देते हैं जो ज़्यादा नज़रें चुरा रहा है हमसे। 3 रूल्स। सर कैसे हैं आप? पहला रूल क्या है अप्रोप्रिएशन में? सर अगर जिसने पैसे लिए हैं उसने इंडिकेट किया ना तो वहाँ अप्रोप्रिएट। तो इसके लिए एक आसान सा वर्ड बताते हैं, डेटर। डेटर बनता है, तो अगर तो आपको डेटर बता रहा है इट मीन्स कि आपने उसी के मुताबिक उसको अपोर्शन कर देना। सेकंड रूल क्या था? अगर उसने इंडिकेट नहीं किया, डेटर इंडिकेट नहीं किया जिसको पैसे दिए हैं तो जिसको पैसे दिए यानी कि क्रेडिटर, वो अपनी पसंद से उसको एलोकेट कर सकता है। अब इसमें 3 बातें हमें ज़हन में रखनी है। क्रेडिटर के लिए टाइम मैटर नहीं करता, वो किसी भी डेट को पहले और बाद में माइनस कर सकता है, एक्सेप्ट एक ऐसा डेट जो कि डिस्प्यूटेड है, यानी कि वो टाइम बार्ड को माइनस कर सकता है, डिस्प्यूटेड को माइनस नहीं कर सकता। और इस पे वो वाली बात भी नहीं लगती कि इसने ऑर्डर ऑफ टाइम पे आना है, ये किसी को भी पहले माइनस कर ले, किसी को भी बाद में माइनस कर ले, इसके ऊपर कोई रोक नहीं। डिस्प्यूटेड डेट क्या है? एक ऐसा डेट जिसमें कन्फ्लिक्ट हो, दोनों पार्टीज आपस में डिसएग्रीमेंट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है कॉलेज का, उसने पीआरसी के ज़माने में कॉलेज का शीशा तोड़ा था कुछ दोस्तों के साथ मिलके। अब कॉलेज कहता है कि तुमने तोड़ा, वो कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, दोस्तों ने तोड़ा। और उस बच्चे ने पीआरसी के पैसे भी देने हैं और कैफ के पैसे भी देने हैं। तो जब ये पेमेंट करेगा कॉलेज को किसी फ़ी की और नहीं बताता कि इसको एलोकेट कैसे करना है, तो कॉलेज पीआरसी के पैसे तो माइनस कर सकता है, कैफ के पैसे भी माइनस कर सकता है, मगर वो जो शीशा तोड़ा है उसके पैसे माइनस नहीं कर सकता जब तक ये डिस्प्यूटेड रहेगा। और जब ये उसकी डेफिनेशन से बाहर आ जाए तो माइनस कर सकता है। और तीसरा रूल क्या है? जब डेटर भी खामोश है, क्रेडिटर भी खामोश है, तो फिर प्रोविजन ऑफ लॉ, और लॉ कहता है 5-4 ऑर्डर ऑफ टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर इंटरेस्ट भी पेएबल हो और प्रिंसिपल भी पेएबल हो तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा और उसके बाद प्रिंसिपल माइनस होगा। तो यही कुछ बातें आई कि आपने बार बार टेस्ट की हैं। ये सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास 4 डेट्स आ रहे हैं, 37,000, 20,000, 50,000 और 63,000, जिसका टोटल बन रहा है 170। डेटर ने पेमेंट की और पेमेंट करते टाइम चेक के पीछे लिख दिया 20,000 प्लस 50,000। अब आप मुझे ये बताएं क्या डेटर इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा? और किस को इंडिकेट कर रहा है इम्प्लाइडली? एक इसको और एक, यानी कि वो कहता है कि 2-3 वाला माइनस कर लो और 3-8 वाला माइनस कर लो और 30-8 वाला माइनस कर लो। तो जो उसने 70,000 पे किया है 5 अगस्त को, ये 2 माइनस हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? 37 और इन दोनों को ऐड करके बताएं आंसर क्या आता है? 1 लाख। और 170 माइनस 70 आंसर क्या आता है? 1 लाख।
तो अगर तो उसने फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द बैक ऑफ द चेक लिख दिए हैं, तो क्या क्रेडिटर अपनी पसंद से माइनस कर सकता है? नहीं, फिर उसको डेटर की ये बात माननी पड़ेगी। और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ना देता फिर क्या होता? तो फिर अपॉर्चुनिटी किसके पास आती? और अगर वो भी खामोश रहता, ऑर्डर ऑफ टाइम, और वो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है गारंटीड बाय वसीम, इससे कोई फर्क पड़ेगा? पक्की बात है। चले फिर ये वाला सवाल देखें जरा, मुझे बताएं इसमें क्या होगा। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 3C। कुल अमाउंट ड्यू कितनी है? 350। निसार डेटर होगा, उसने चेक भेजा ₹1,00,000 का और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। तो मिराज यानी कि क्रेडिटर ने सारी पेमेंट जो माइनस की है वो एक 50 वाले डेट से माइनस कर दी है। कर सकता है या ज़रूरी था कि पहले वो इसमें से माइनस करता? ज़रूरी होगा कि गारंटी है तो उसमें से पहले माइनस किया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो गारंटर यानी कि इमरान भाई ने एतराज़ किया कि यार तुमने मेरे में से माइनस क्यों नहीं किया, सारा इसमें से माइनस क्यों कर दिया? तो क्या इमरान भाई का एतराज़ करना बनता है? नहीं। अगर इनको एतराज़ करना है तो किसके पास जाके एतराज़ करें? डेटर के पास, जिसकी ये क्या देके बैठे हुए हैं? गारंटी देके बैठे हुए हैं। तो 3 नंबर के लिए हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, इनवॉइस डेट या ड्यू डेट कौन सी लेनी चाहिए? एक डेट पे इनवॉइस बनती है, एक डेट पे वो इनवॉइस ड्यू होती है। तो अप्रोप्रिएशन के लिए ड्यू डेट यूज होनी चाहिए या इनवॉइस डेट यूज होनी चाहिए? पेमेंट कब होती है, इनवॉइस में या ड्यू पे? तो हम डेट भी कौन सी लेंगे? ड्यू डेट। ये सवाल देखें जरा पहले, ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 8। मुझे आपने इसकी वर्किंग करके बतानी है कि इसकी एलोकेशन कैसे कैसे करेंगे। बताएं, अपने कैलकुलेटर के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर इसकी वर्किंग करें और मुझे बताएं कि किस में से कितना माइनस हो रहा है। You have 5 minutes for this. आपके पास डेट ऑफ इनवॉइस भी है, ड्यू डेट भी है, अमाउंट्स भी आ रही हैं, नोट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, पैसे भी पता है। करें, करके बताएं आपका आंसर क्या है।
किस चीज़ का? नॉट क्या, मुझे समझ नहीं आया किसका। नॉट येट ड्यू, ये अभी तक ड्यू फॉर पेमेंट नहीं हुई। हाँ जी, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो भी गया होगा। चलो देखते हैं। अब पहला सवाल, डेट ऑफ इनवॉइस लें या ड्यू डेट लें? ड्यू डेट लें, यानी कि हमने इस डेट का कुछ नहीं करना। कितने पैसे आ रहे हैं? डेटर ने कुछ कहा, क्रेडिटर कुछ कर रहा है? नहीं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सबसे पहले सबसे पुराना कौन सा है? फेब का। मगर ये तो टाइम बार्ड है, तो फिर कर सकते हैं। कौन सा नहीं कर सकते? डिस्प्यूटेड। तो 2 20 में से 60 माइनस करके बताएं आंसर क्या आ रहा है? 160। 160 में से लाख निकाल दें, 60। पीछे क्या बच गया? 90, 200 और 50। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम डेट पे खड़े हो गए हैं। अब क्या करेंगे इसके साथ? कैसे करेंगे? 90 को किस पे डिवाइड करूं? क्या 290 पे डिवाइड करूं या 340 पे डिवाइड करूं? 290 पे डिवाइड करूंगा, यानी कि इनको क्लब कर दूंगा। तो 90 ओवर 290 मल्टीप्लाई बाय 18,600, 21 या 20? 21। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 290, 42,000, 41,379 हो जाएगा। हो भी गया, बल्कि लगेगा तो इसको भी देख लें। देखें क्या हो रहा है सवाल में। वो जो आप बात करते हो यहाँ पे है इस सवाल में। अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, ये मुफ्त के नंबर है। तो इसका मतलब है कि मुझे बी लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए, कभी भी इस तरह का सवाल आ सकता। चलिए सवाल देखें ज़रा। APL started purchasing fuel from SL up to 31st। अच्छा कब है ये? कम जुलाई। 31 मई 2021 तक APL ने कोई पेमेंट की SL को? नहीं की। तो SL ने कहा कि मैं क्या चार्ज करूँगा? लेट पेमेंट फाइन। सर चार्ज करते हैं किस चीज़ को? फाइन को। फाइन को कहते हैं। APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज। APL ने कहा कि मैं कोई तुम्हें फाइन पे नहीं करूँगा, भाग दो यहाँ से। और कहा कि क्या कर दो? कैंसिल कर दो। मगर उसका जवाब SL ने नहीं दिया। APL ने फिर उससे सामान ख़रीदना या फ्यूल ख़रीदना बंद कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून। इन जुलाई, यानी कि एग्जैक्टली 2 साल के बाद, APL ने 2 पेमेंट्स की बल्क में, जिसको अगर हम ऐड अप करें तो वो किसके बराबर बनती हैं? कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज्ड। और SL ने क्या किया? पहले क्या माइनस किया? लेट पेमेंट सरचार्ज। और फिर क्या माइनस किया होगा बाकी बचे हुए पैसों से, जो असल कॉस्ट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब सवाल ये है कि ये जो 2 पेमेंट्स कर रहा है, जिसको अगर हम ऐड करें तो ये उतने ही पैसे बन रहे हैं जितनी असल इन्वॉइसेस की अमाउंट थी। इनडायरेक्टली या इम्प्लाइडली
डेटर बता रहा है कि किस में से माइनस करनी है, नहीं बता रहा है। जब वो इम्प्लाइडली उतने ही पैसे भेज रहा है जितने पैसे इनवॉइस के बनते हैं, तो इट मीन्स कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये सारे पैसे किस में से माइनस करो, इनवॉइस में से ही माइनस करने हैं। और ये जो सरचार्ज है, क्या कभी एक पार्टी ने उसको कबूल किया था? दूसरी पार्टी लेने पे बज़िद है, मगर पहली पार्टी ने कभी कबूल नहीं किया। ये कहाँ पे आ जाएगा? डिस्प्यूटेड में आ जाएगा। तो जब ये डिस्प्यूटेड में आ गया तो ये क्लेमेबल है नहीं। कब तक? जब तक ये डिस्प्यूटेड, तो इसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस होनी चाहिए थी? इनवॉइसेस में से। तो अगर क्रेडिटर ने लेट पेमेंट सरचार्ज माइनस किया हुआ है तो उसका माइनस करना बनता था? नहीं बनता था। सर जी 4 नंबर के लिए आपने ये सारी कहानी लिखनी थी। पहले आपने वो रूल बताना देना था, बता दिया। उसके बाद इसी बात को आसान करके बयान कर देते और एंड में बताते कि इसका जो एलोकेशन है वो कैसे होनी चाहिए थी। आई होप कि बात समझ आ रही हो। अप्रोप्रिएशन में से यही 4 सवाल है जो क्या क्या आपने टेस्ट किए। और मज़े की बात यह है कि हर सवाल में इसने कोई ना कोई पॉइंट टेस्ट किया। यहाँ पे डिस्प्यूटेड कर लिया, पिछले में टाइम बार्ड कर लिया, उससे पिछले में डेटर वाला कर लिया, उससे पिछले में क्रेडिटर वाला कर लिया। कौन सा पॉइंट अभी तक रह गया है? इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला रह गया। तो अगर वो करने पे आए तो पहले किसको माइनस करना है? इंटरेस्ट को माइनस करना। अब आ जाए परफॉर्मेंस पे। सर जी परफॉर्मेंस में हमारे पास अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एक केस स्टडी आती है, ऑटम 9 का रेफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 5A। अच्छा, परफॉर्मेंस के अंदर जो मेन जो काम की बात है वो एक ही टॉपिक है, उसका नाम क्या है? टेंडर। और टेंडर के अंदर भी काम की एक ही बात है, उसके एसेंशियल्स। बताना पसंद करेंगे कितने हैं? 6, 5 या 6? 6 हैं। पहला क्या है? अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, पर्सन भी प्लेस भी, opportunity of being checked according to the terms of the condition, और ठीक है, और reasonable opportunity, हो गया। एक पॉइंट मिस कर गए। on exact amount, एक काम करते हैं ना, एक एक करके सबसे पूछ लेते हैं। एक बंदा पकड़ते हैं, 6 के 6 पूछते हैं। 6 के 6। छः बोलोगे? अब आए। महबूब अ प्रोमिसर सॉलत अ प्रोमिस। उसने काम ही आसान कर दिया, उसने बता दिया कि कौन प्रोमिसर और कौन प्रोमिसी है। एंटर्ड इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस सॉलत रिफ्यूज्ड। एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरी पार्टी उसको रिफ्यूज़ कर रही है। मुझे बताइए दोनों में से एग्रीव्ड पार्टी कौन सी बनी है? महबूब या सॉलत? एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? जिसके साथ जुल्म हुआ हो। और डिफ़ॉल्टिंग पार्टी कौन सी होती है? जिसने जुल्म किया हो। तो महबूब ने कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस देता हूँ, उसने रिफ्यूज़ किया, तो एग्रीव्ड कौन है? महबूब। डिफ़ॉल्टिंग कौन है? अब बताइए महबूब के पास क्या राइट्स होंगे? वॉइडेबिलिटी का राइट है इसके पास। चाहे तो वॉइड कर दे, अब कहे कि जनाब मैंने तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस देनी ही नहीं। और अगर चाहे तो स्टिल उसको वो वैलिड रख सकता है और उसकी तरफ से लेट परफॉर्मेंस को कबूल कर सकता है। अच्छा, अगर इसने दूसरी पार्टी पे कोई डैमेज डालना हो तो पहले उसको बताएगा। जब ये अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएगा तो ये बताएगा कि भाई चूँकि तुमने लेट परफॉर्मेंस दी है, अगर तो तुम ये डैमेज बर्दाश्त करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस दे दो, अदरवाइज ना दो। अच्छा जी, ऑल्सो स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ, अब तो बता देंगे
5 नंबर के लिए प्योर रट्टा सवाल है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। असल में उसने मांगा क्या आपसे? एसेंशियल्स। जो उसका मेन थीम है, उसने 6 पॉइंट्स गालिबन 3 नंबर के लिए टेस्ट कर रहा होगा और 2 नंबर के लिए क्या टेस्ट कर रहा है? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकेंड क्वेश्चन ज़रा पढ़िए मुजाहिद, स्प्रिंग 11 क्वेश्चन नंबर 3C। मुजाहिद एग्रीड टू एक्सेप्ट। हाँ जी, मुजाहिद एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज़ 3 लाख अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख। कैसा हो सकता है कि आप कम पैसे रिसीव करके खुश हो जाएं? क्या कहेंगे उसको? पैसों में आप छोड़ दो। रिमिशन। रिमिशन। इफ अदरान पेज विद इन अ, कंडीशन ये थी कि अगर तुम अपना पुराना डेट जो कि टाइम बार्ड हो चुका है वो है 4 लाख का, तुम 3 लाख दे दो, मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा। मगर शर्त क्या रखी? विद इन अ, मगर वो भाई साहब ने उस वीक में पैसे नहीं दिए। इसका मतलब है कि जो इसने ऑफ़र की थी वो ऑफ़र कंडीशनल थी 7 दिनों के लिए, दूसरी पार्टी ने 7 दिन गुजार दिए, तो वो ऑफ़र बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? ख़त्म। What rights are available to मुजाहिद अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? अब इसके पास राइट क्या है? पूरे पैसे लेने का। इसके पास राइट क्या है कि अब वो पूरे पैसे ले। और कोई राइट आपको ज़हन में आ रहा? और अगर कोई नुकसान हो गया एक हफ्ते की वजह से, इसने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि तुम मुझे 3 लाख दे जाओ, मैं सेटल कर दूंगा, मगर दूसरी पार्टी ने इसकी बात नहीं मानी। अगर इस वजह से इसका कोई नुकसान हो गया है तो वो किससे क्लेम करेगा? मुजाहिद का अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेज किससे लेगा? वो कंपनसेशन किससे क्लेम करेगा? अगर अदनान वही अमाउंट, उतनी अमाउंट आफ्टर 15 डेज टेंडर करे और मुजाहिद एक्सेप्ट कर ले, अब बताइए क्या राइट्स होंगे मुजाहिद के पास? मुझे ये बताइए क्या इस सवाल में टाइम एसेंशियल था? जो टाइम फैक्टर है एसेंशियल है। अगर तो वो 15 डे पे आए और कहे कि यार मैं वो 3 लाख रुपए ले आया हूँ, ये ले लो, तो दूसरे बंदे से परफॉर्मेंस लेने से पहले अगर तो उसके नोटिस में ले आए कि इसके ऊपर मैं तुमसे क्या चार्ज करूँगा, डैमेजेस या कंपनसेशन, तब तो वो उसे क्लेम कर सकता है। और अगर इसने ना बताया हो तो क्या क्लेमेबल है? नहीं। और अगर 4 लाख के बदले 3 लाख ले ले तो क्या ये डेट कंप्लीटली सेटल हो जाएगा? क्या ये मज़ीद लाख रुपए का राइट रखेगा? नहीं। तो ये बात आपने बयान करनी थी। आसान सवाल। रटा क्या मांग रहा है आपसे? ये सवाल पढ़े। ये 2 नंबर 3 नंबर का सवाल है, मैं इसलिए इस पे लिखवा नहीं रहा, विद एन अजम्पशन कि आप इसको तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। 300 वॉचेस जानी है, क्या ये सिनेरियो है? नहीं, ये टाइप 2 सवाल है। ऊपर इसने हल्का सा स्केच खींचा है और नीचे क्या पूछ रहा है आपसे? क्रैमिंग पूछ रहा है। और क्रैमिंग में भी क्या पूछ रहा है? एसेंशियल्स। ये एक मजे का सवाल लग रहा है, इसके ऊपर डिबेट करते हैं। सवाल पढ़ें। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मगर क्या आप लोगों ने डिस्चार्ज किया है? चलिए ट्राई करें, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी किया तो हम थोड़ा सा तो टच कर सकते हैं उस एरिया को। उस लिस्ट का तो पता है ना, जिस लिस्ट में वो बताते हैं कि कौन कौन सी सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी नहीं होती। इतना तो पढ़ा होगा ना।
चलिए ट्राई करें, अगर आपके जहनों में आता है तो। कभी कभी आइकर में भी ऐसे होता है, कुछ चीज़ भूल जाती है, तो वो सवाल छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के आने, शायद सही हो ही जाए। तो यही समझ लें कि ऐसा आइकर में हो गया। 3 नंबर के लिए हो चुका है। रेफरेंस पॉइंट स्प्रिंग 22, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। काउंट करना कितना पिए में अटेंडेंस में आ रहा होगा ना। अच्छा इतना बता दें, जूस पियेंगे या चाय पियेंगे? नहीं, कोई एक जूस वाले कितने बैठे हुए हैं? कैंसिल कर दूं जूस भी? ये इसलिए पिला रहा हूँ कि आपने सैटरडे पे पूरा हफ्ता आए हैं फिज़िकली, और जो बाकी आपके दोस्त यार थे वो तो आस्ते आस्ते भागना शुरू हो गए हैं। तो आप चूँकि आपने एफ़र्ट किए और सेशन भी थोड़ा सा लंबा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो हमें एंटरटेन करना है। तो कोई जूस वाला है हमें तो बता दें, ठीक है? इनको माइनस करके सबके लिए चाय ले हो, ठीक है ना? आपको जूस वाला है, हमें एक कॉमन कर लेते हैं ना, इस तरह से मिक्स होगी। या सारे जूस कर लें या सारे चाय कर लें? चाय सुबह के थके हुए हैं, चाय कर लें सबको। अब चाय को बनने में भी टाइम लगेगा, तब तक तो आप बैठ ही जाएंगे हमारे पास। ये भी ट्रिक होता है आपको बिठाने का, कम से कम आप चाय के वेट में तो बैठेंगे। पढ़ाई चाय जी, मैंगो लेने कब तक आ जाएगी? सर जी मैं बना नहीं रहा हूँ, जाएगा ऑर्डर देगा, वो पहले तो वो परेशान होंगे, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया एकदम से, फिर उन्होंने कहना पैसे लेकर आओ, फाइन बर्दाश्त करेंगे, फिर मैं साइन करूँगा, पर ये फिर जाएगा दूध लेके। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आखिरी सवाल कर रहे होंगे ना, तब चाय आपके हाथों में होगी, तभी मैं एडवांस ऑर्डर दे रहा हूँ। आप पूछेंगे चाय कब आएगी? जी, वॉशिंग मशीन मंगवानी थी एक मुल्क से, मगर उस मुल्क में क्या हो गई है? हड़तालें चल रही हैं, अनरेस्ट हुआ हुआ है। तो उसने कहा कि यार वहाँ से तो नहीं आ सकती हैं, मैं कहीं और से मंगवा देता हूँ, किसी और मुल्क से मंगवा देता हूँ। तो बस इतना बता दें कि अगर एक मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, क्या वो वैलिड रीज़न है या नहीं है? नहीं है, ये वैलिड रीज़न नहीं है। तो क्या जिसने मशीन मंगवाई है वो दूसरे मुल्क वाली मशीनरी लेने के लिए बाउंड है? नहीं। वो वो कौन सी मशीनरी बार बार क्लेम करेगा? जो उसने असल में मंगवाई है। तो ये बाय हुक और बाय क्रोक उसको वो मशीनरी ला के देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा? ये दोनों आपस में मिल के या इनोवेशन कर सकते हैं, या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, या रिसेशन कर सकते हैं। रिमिशन और वेवर नहीं होगा यहाँ पर, ये 3 ही होंगे। क्या समझ नहीं है? क्या नहीं, वैलिड नहीं है ना। लॉ कहता है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ये पॉइंट नहीं आता कि अगर स्ट्राइक है, लॉकआउट है या वॉर चल रही है, कुछ भी हो, हम नहीं मानते। एक केस में मानेगा, जंग वाला केस और है, वो जंग भी आपके मुल्क के साथ चलनी चाहिए, वो काउंट होगा अंडर एलियन एनिमी। ये काउंट हो रहा है स्ट्राइक, लॉकआउट, ये वो वाला जंग है, वो वाली जंग नहीं है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है। जिस तरह नॉर्मली पाकिस्तान में क्या होता है, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, दंगे हो रहे होते हैं, 9 में 7 में 9 में। ये तो आप करके नहीं आए, तो ये बेचारा फिर नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। चैप्टर 7 शुरू करते हैं।
चैप्टर 7 इंटरेस्टिंग है, और शुड आई से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि ये सारे आपको मैं अवेलेबल कर रहा हूँ ड्राइव के अंदर, इन तमाम स्लाइड्स की PDF मौजूद है। चैप्टर 7 शुरू करते हैं। अब इसका पैटर्न वही, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पूरा किया होगा। हाँ जी, वो मैं तो अगर मैं इसके टाइप 1 की बात करूं, टाइप 1 क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि टोटली क्रैमिंग बेस्ड। देखें ज़रा, करते हैं, हो सकता है। क्या मांग रहा है? टाइम एंड प्लेस। सेकंड में क्या डिमांड कर रहा है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और अगर एक को रिलीज़ कर दिया जाए तो बाकियों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो बस दूध था या नहीं था? दूध है उनके पास, लेने गए ना? क्या कह दिया ना आपने? बस ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 2 और 2 के लिए। इसको देखें, अगर मैं ऊपर वाले सवाल का सिर्फ पार्ट 1 टेस्ट करूं तो ये सवाल बन जाता। ये भी क्या था? ये भी क्या है? ये कब आया था? ये कब आया? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? ये 3 नंबर का था। भाई के अपने आपकी तो अहमियत की है ना। ओए होए, इसका मतलब क्या है? खतरनाक नहीं, रिपीट। स्प्रिंग 13, स्प्रिंग 19 और ऑटम, एक ही सवाल 3 दफ़ा रिपीट हुआ। देखें जरा कौन सा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, चैप्टर 7 का आखिरी सफ़ा। एक दफ़ा बस उसको रीड कर लें ताकि मुझे एतमानान आ जाए कि आपने तीनों सवाल कर लिए। जस्ट अ क्विक रीड, जस्ट अ क्विक रीड। रेसिप्रोकल वाली बातों को एक दफ़ा बस जल्दी से रीड कर लें। हाँ जी, डेफिनेटली। देखें ना, 3 नंबर 5 और 5 रूल्स के साथ ही डिमांड कर रहा। जस्ट रीड कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर आप लोग कहें तो जूस के साथ रिप्लेस कर दूं, वो इजीली आ जाएगा, है ना? जूस के साथ चेंज कर दो चाय को, क्योंकि वो पहले लेकर आएगा, फिर क्वांटम में बनाएगा, फिर वो डालेगा, फिर वो गिराएगा, फिर वो लेकर आएगा, फिर वो सीढ़ियों में गिरेगा। तो उसको चेंज कर देते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, चाय फिर कभी पी लेंगे जब बच्चे और कम हो जाएंगे, या जब हम नीचे वापस रूम 1 में चले जाएंगे। हाँ जी, ये हो गया तीनों सवाल। पढ़ लें, सुकून से पढ़ लें, मैंने आपको डिस्टर्ब कर बीच में कर दिया था। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लास्ट अटेम्प्ट को, वो बाद में करेंगे। जी हो गया जी, चाय शुरू हो गया, चलो ठीक है। हाँ, जब इतना बड़ा ऑर्डर आया तो कौन नहीं शुरू करता।
हाँ जी, यू डन। जी जी, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात करना चाह रहे हो, अभी उस पर आते हैं। अभी तो हम ये रिटर्न वाले सवाल कर रहे हैं ना। उसका रूल ये है, उसका रूल ये है, ये है हाउस 1, ये है हाउस 2, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। अगर इस फ्लोर पे आग लग जाए, ये बचेगा, ये भी गिरेगा। अगर मैं इस पे आग लगाऊं सेकंड फ्लोर पे, ये बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पहली चीज़ ही क्या है, इल्लीगल है, और दोनों को मैं आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इल्लीगल। और अगर डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ और पहली चीज़ क्या है, लीगल, और जो इलीगल है मैं उसको अलग से रख सकता हूँ, तो जो लीगल है वो लीगल रहेगा, जो इलीगल है वो अवॉइड हो जाएगा। चरस और गंदम, चरस प्लस गंदम। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कहा मुझे 10 किलो गंदम चाहिए और 6 किलो चरस चाहिए, और पैसे उसने इकट्ठे दे दिए। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ क्या है, गंदम, और एक चीज़ क्या है, चरस। मगर पैसों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आपके पास कोई मेथड नहीं है डिस्टिंग्विश करने का, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। मैं वही कह रहा हूँ ना, अज्यूम करेंगे नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर देखा जाएगा कि पहली चीज़ क्या डिमांड की है। पहली अगर गंदम है तो गंदम वैलिड और चरस, और अगर पहली चरस है तो वो ख़त्म और गंदम वैलिड। तो पहला सवाल ये देखना है कि वेदर आई कैन सेग्रीगेट और नॉट। अगर तो मैं सेग्रीगेट ही नहीं कर सकता तो पहले और बाद की तो रौला ख़त्म हो गया, वो सारा क्या हो जाएगा। और अगर मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ तो पहली चीज़ क्या है, उसके मुताबिक देखेंगे। डन। अगर पहली ही ख़राब है, इलीगल है, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, और अगर पहली लीगल है तो वो लीगल रहेगी और दूसरी वाली डन। अच्छा जी, कहाँ गया ये, चैप्टर 7 टाइप 2। हमें रूल तो पता है तो उसके ऊपर डिबेट नहीं करते। सोहेल एंड अफाक। अब यहाँ पे जब आप लोग चैप्टर 7 के सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो एक डिबेट आती है। आईकेप के सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वो कभी कहेंगे कि हाँ जी इनको तोड़ दो, आप इनसे अलग अलग परफॉर्मेंस करा सकते हो, और कभी कहेंगे कि आप इनसे अलग परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, कंबाइन ही लेनी पड़ेगी। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ऐसे में एक रूल हम लोगों ने ये निकाला कि सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता और ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता। सवाल ये है कि अब सब्जेक्ट क्या है, जो काम, जो परफॉर्मेंस कर रहा है या मांग रहा है, मांग रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन है, जो जिससे परफॉर्मेंस डिमांड की जा रही है या जो परफॉर्मेंस कर रहा है। सोहेल एंड अफाक ने 2 मिलियन दिए किसको, मोहसिन, लैला एंड फैज़ान को जॉइंटली। ड्यू डेट आ गई और लैला बेचारी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। विदाउट इन्फॉर्मिंग सोहेल, यानी कि अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट। अब मुझे ये बताइए, पैसे डिमांड कौन कर रहा है? तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसने क्या किया, इसको इन्फॉर्म नहीं किया और खुद ही से चला गया किसके पास, मोहसिन के पास, जाके कहा कि मुझे सारे के सारे पैसे तुम दोगे। ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है। मगर इसने गलती क्या की,
इसको साथ लेके जाना चाहिए था, उसको साथ लेके नहीं गया। अगर ये दोनों जाते तो वो मोहसिन से डिमांड कर सकते थे। और क्या मोहसिन पेमेंट करने के लिए लायबल था? क्या सारी पेमेंट करने के लिए लायबल था? तो फिर ये बाकी किससे रिकवर कर सकता है? बाकी कितने बचे हैं? एक लैला बची और एक लैला कौन है? पीछे कौन बच गया? तो ये शेयर कितनों में डिवाइड होगा? 2 में डिवाइड होगा। तो मोहसिन के राइट समझ आ गए। और क्या इसको कंपेल किया जा सकता है टू पे द फुल अमाउंट? यस। और कौन कर सकता है? ये दोनों मिल के कर सकते हैं, दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आपको ये सवाल क्लियर है ना, तो ICAP ने इस सवाल की बहुत दफ़ा आपसे बार बार करेक्टर्स चेंज कर करके प्रैक्टिस करवाई हुई है। देखते हैं। हाँ जी, सर इसी क्वेश्चन में लॉ की प्रोविजन क्या लिखी है? इसमें लॉ की प्रोविजन क्या आएगी? रेसिप्रोकल वाली, जो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे वो जॉइंट वाली बात करता है। ठीक है ना? अच्छा जी, स्प्रिंग 11 क्वेश्चन नंबर 5B, ये तो आसान सा, रीड करें जरा इसका। इसके पार्ट 2 में व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन, इसके पास क्या राइट्स हैं कि वो उससे रिकवर कर सकता है? शेयरिंग ऑफ लॉस इन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, स्प्रिंग 11 का 5B देखें। मोहसिन ने अगर आफाक को पेमेंट कर दी तो ये पेमेंट नहीं मानी जाएगी, वो रिकवर करेगा वापस। जब तक ये दोनों नहीं देंगे, इकट्ठे डिमांड नहीं करेंगे, ये दोनों इकट्ठे डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये इसको पेमेंट नहीं करेगा। तो अगर इसने कर दी हुई है तो ये पैसे वापस जाएंगे, रेस्टिट्यूशन होगी, पार्टीज वापस से दोनों इकट्ठे मांगने के लिए जाएंगे, फिर ये पे करेगा और फिर ये रिकवर किससे कर सकता जी? स्प्रिंग 11 5B, M promised to manufacture and deliver to N, क्या? एक रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर। एग्रीड स्पेसिफिकेशंस इन फर्स्ट वीक, क्या मैं कह दूं कि ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है या ना कहूं? जरा गौर से देखें इस लाइन को। कस्टमाइज्ड है या नहीं है? कैसे पता चला? एग्रीड स्पेसिफिकेशंस, यानी कि वो खुद बता रहा है कि उसको ये जो हेलीकॉप्टर टॉय है वो किस तरह का चाहिए, किस कलर का चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, उस पर क्या लिखा हो, शायद ये कोई चीज़ एम्बोस करवा रहा हो उसके ऊपर। नासिर ने इन टर्न प्रॉमिस किया कि वो कितने पैसे पे करेगा? अमाउंट लिखी हुई है? नहीं, मगर कब पे करेगा? 2nd वीक ऑफ मार्च। क्या ये चलता है 2nd वीक ऑफ मार्च? मतलब क्या हम पेमेंट बाद में कर सकते हैं या मौके पे करनी होती है? बाद में की जा सकती है। यानी कि एक पार्टी अगर पहले परफॉर्मेंस दे दे तो दूसरी पार्टी ने अगर परफॉर्मेंस होल्ड करनी है, बाद में देनी है, तो ये अलाउ है। अच्छा जी, आगे क्या हो रहा है? M did not deliver the toy. Should नासिर या N keep his promise? जिससे टॉय मांगा था उसने टॉय नहीं दिया, तो क्या N को अपना प्रॉमिस बरकरार रखना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या है? एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। जब एक पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं है। तो एग्रीव्ड कौन बना? M या N? N, नासिर। तो डिफॉल्टिंग कौन बना? M। तो रेमेडी किसके पास आएगी? M के पास या N के पास? नासिर के पास। और क्या रेमेडी आएगी? पहली बात, वॉइडेबल बनेगा या नहीं बनेगा? जहां पे भी एग्रीव्ड पार्टी आए, इसका मतलब है कि उसके पास एक राइट बाय डिफॉल्ट आता है। वो राइट कौन सा होता है? वॉइडेबल का राइट। चाहे तो वैलिड कर दे, चाहे तो, अगर तो वॉइड कर दे तो जो कंपनसेशन M से डिमांड करेगा, M को वो पे करने पड़ेंगे। वो कौन से हो सकते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज। इसने क्या मांगा है? हेलीकॉप्टर, उसने नहीं दिया, तो इसने कहां से परचेज किया होगा? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये क्या कहलाता है? ये किससे क्लेमेबल है? M से क्लेमेबल है। क्लेम कौन करेगा? नासिर। और अगर
ये मान ले कि चलो तुम मुझे बाद में दे देना, तो जिस टाइम पे वो लेट डिलीवरी कर रहा है उस टाइम पे अगर ये चाहता है कि उससे मैं कोई कंपनसेशन लूँ, लेट डिलीवरी की लूँ, तो उसको इंफॉर्मेशन में लाना पड़ेगा। कब? बिफोर द डिलीवरी। और अगर डिलीवरी करने के बाद ये क्लेम करे तो ये क्लेम जायज़ है। ये सारी बात लिखनी है। Am I clear? कोई सवाल? यस। ओए होए, देखा जरा। हाँ जी, मुझे बता दें टॉपिक कौन सा? चैप्टर का शुरू वाला या एंड वाला? शुरू वाला, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट। बोले हैं अभी आ रही है चाय, मैंने मंगवाया है, अभी ताकत आएगी वापस। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट, राइट। अगर तो दोनों जिंदा है, एक की डेथ होगी, एक जिंदा है, और दोनों ही कज़ाए लाई से वफात पा गए हैं। कहाँ तक लीगल, कहाँ तक होंगे? जहाँ तक उसकी क्या है, एस्टेट है। आप तो पढ़ने वाले बच्चे बन गए हैं गलती से। $5 लाख लेना है ए से और बी से, एक ही डेथ हो गई है, और रूल ये था क्योंकि बराबर बराबर था। एक ही प्रॉपर्टी में 2 लाख था, कितना चाहिए था? तो 50। ये सवाल है ना आपका, ये देगा। और अगर दोनों की डेथ हो, दोनों की प्रॉपर्टी में से 4 ही रिकवर हो रहा हो, तो फिर 4 ही मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स इंडिविजुअली और जॉइंट भी लाएंगे। दो ही होने चाहिए जी। मोहसिन एंड जलील, सवाल रीड करें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। गर्मी लग रही है? हाँ जी, सब्जेक्ट कौन है? मोहसिन जलील सब्जेक्ट है या मुस्लिम और मुनाफ? कैसे पता चला? पैसे डिमांड कौन करेगा? तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? डिफॉल्ट कौन कर रहा है? तो जब डिफॉल्ट किया तो उनमें से एक दूसरे को बताए बगैर केस करने पहुंच गया। ये वही सवाल है जो भी पीछे देखा है। तो दोनों को इकट्ठे केस करना चाहिए था। क्यों? सब्जेक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता। ये दोनों क्या है? किसी एक से क्लेम कर सकता हूँ।
और जिससे लूँगा वो दूसरे से रीइंबर्स करेगा। तो 2 नंबर का सवाल था, सिंपल, वावे सिंपल नहीं हो गया? ओए 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 ओए, ये तो लिखना बनता है। मतलब इतनी, इससे पहले कि चाय अगर आपके हाथ में चाय का कप हो और आप लिख ना पाएँ, मैं नहीं चाहता कि आप वो फील करें कि सर ने लिखवाया नहीं था। ये सवाल चाय के आने से पहले पहले चाय के इंतज़ार में लिख डालें। 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट गिनती के। चाय को ठंडा होने से बचाना आपका काम है। जितनी जल्दी लिख लेंगे चाय ठंडी नहीं होगी आपकी। क्या 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 क्या? हाँ, मैं ठंडी चाय नहीं पीता, मैं पी जाता हूँ। हाँ जी, करें करें करें। ए, बी और सी। अच्छा, एक सेकंड ठहरे। आई कैप में अगर ये सवाल आए, ये 3 पेजों पे जाएगा या 1 पेज पे जाएगा? 3 पेज पे जाएगा। ए अलग, बी अलग, और अनलेस कि ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हों और उन्होंने आमने सामने सॉल्व होना हो, तब आपके पास क्या आती है? एक्सेप्शन। अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं है। अब करें। मैं 1 नंबर का क्यों ना हो, 1 लाइन का क्यों ना हो, 1 वर्ड का क्यों ना हो? यस, नंबर नहीं लेने आपने, मजाक थोड़ी है। हाँ जी, यहाँ पर तो 1 पेज पे लिख लें। मैं इतना जुल्म नहीं करूँगा, आपको 3 से फजाया करूँगा। वो पर्ची वाले भाई आए हैं आज, जो जिन्होंने पर्चियाँ मुझे भेजी थी, उनके लिए मुसीबत पड़ेगी। को 3 पर्चियाँ बनाएंगे बैठ के।
10 मिनट है ना, बहुत। पाँच मिनट इतना लंबा तो वैसे था नहीं, हो जाना चाहिए अभी तक तो। हो गया जी। क्या कहते हैं पार्ट ए में क्या लिखा है? क्या दानिश भाई रिकवर कर सकते हैं लोन? क्यों? सब्जेक्ट एक है या दो है या तीन है या चार है? एक ही है। तो दानिश अगर चाहे तो किसी एक से भी लोन डिमांड कर सकता है। क्या दानिश रिकवर कर सकता है लोन अगर फरहान, नुमान, सलमान डाए हो जाएं? किन से कहाँ तक? और अगर ये किसी एक को रिलीज कर दे, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। इन्होंने मिला के डी का देना है 6 लाख। कुछ ऐसा सवाल है। ये ए रोता हुआ आया डी के पास, उसने कहा कि यार मुझे बीच में से निकाल दो, मैं परेशान रहता हूँ, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो मुझसे लोन ना लो। डी ने तरस खा के ए को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। उसने कहा चलो तुम जाओ, क्या याद करोगे। अगले दिन ये भाई साहब पहुंच गए। किससे रिकवर करेगा? बी से। और कितना कितना करेगा? 3 लाख और 3 लाख। कितना बन जाएगा? जब ये रिकवर करके चला जाएगा तो ये बेचारा साइड पे बैठ के मुस्कुरा रहा होगा, वो हंस रहा होगा, देखा मामू बना दिया ना। तो ये मामू उसने इनको बनाया, इसको बनाया, डी को बनाया। ये आपस में रिकवरी करेंगे। तो ये अब क्या होगा? लाख जो इसने भरा ज्यादा वो क्लेम करेगा और सी भी अपना एक्स्ट्रा लाख क्लेम करेगा। अच्छा, अगर इसने 4 पे किया होता और इसने 2 पे किया होता फिर क्या होता? तो बी 2 लाख रिकवर करता किससे? ए से। क्लियर है? ये डेवल्यूशन समझ आती है? हाँ जी। इसने माफ किया, इसने माफ किया कि मैं तुमसे नहीं मांगूंगा आके। ना ना, लायबिलिटी उतनी ही है, लायबिलिटी कम नहीं हुई, क्योंकि ये लायबल इंडिविजुअली भी है और जॉइंटली भी है। चलें, अगर ये रिलीज ना करे और इंसॉल्वेंट हो जाए
फिर भी अमाउंट कितनी रहेगी 6 लाख, और कौन भरेगा बी और सी। तो इसके रिलीज करने से अमाउंट ख़त्म नहीं होती, अमाउंट उतनी की उतनी ही रहेगी। जी जी दूसरी आपने लॉ बयान कर दिया, उसके बाद आपने उसको ये वाली वर्किंग करके दिखा देनी है कि अगर ये इसको रिलीज़ करवा रहा है तो ये इसके लिए रिलीज़ नहीं हुआ। ये रिलीज़ का मतलब क्या है कि वो क्लेम नहीं करेगा जाके, यानी कि ये जाके इसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा कि मुझे पैसे दो। किससे करेगा? इनमें से किसी के साथ भी कर सकता। तो ये बात बता देनी है उसको, लॉ लिख दिया। फिर इसी को हल्का सा एक्सप्लेन करके नीचे अपना आंसर कि इसके रिलीज़ करने से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना इन्होंने इसके लिए ज़्यादा पे किया है वो उससे रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 ख़त्म होता है और अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है। चाय कब तक आ रही है? बरकत नहीं होगी उस टाइम में सर, मुझे याद है। What about this question? देखिए, सोचें, समझें, कोई टक्कर मारे। सर एक नंबर के लिए क्यों ना आ जाए? आपने अपने पैटर्न से नहीं हटना। जहाँ पे आप पैटर्न से हट गए इट मीन्स कि फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कितने के लिए कितना बताऊँ, और वो एग्ज़ाम में किल करेगा आपको। बी लॉ और सी लॉ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये पेपर आधा घंटा पहले ख़त्म हो जाता है। आप एग्ज़ाम में फारिग बैठे होते हैं, कसम से बच्चे बाहर आए होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें कोई सेल्फ राइटिंग तो है नहीं, ये ऑडिट नहीं है कि आपकी सेल्फ राइटिंग चल रही है। एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन नहीं है कि आप कहानियाँ लिख रहे हैं, और अकाउंटिंग में नहीं है जिसमें सवाल गलत भी हो तो आप लगे हुए। इसमें आर पार है, आता है या नहीं आता। क्वेश्चन, ये 2 पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? बोरो कौन कर रहा है? डिमांड कौन करेगा? अब देखें, बाकिर ने 6 लाख किसी एक को दे दिया तो क्या वो डिस्चार्ज हो गया? नहीं। इसको क्या करना चाहिए था? दोनों को देता। तो अब क्या होगा? ये पैसे वापस जाएंगे, पार्टीज रेस्टिट्यूशन में जाएंगी, फिर ये बंदा दोनों को बिठा के क्या देगा? पैसे देगा, क्योंकि सब्जेक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता। और चूंकि ये सबके बिहाफ पे पैसे दे रहा है, यानी कि कुर्बान के बिहाफ पे भी पैसे दे रहा है, तो जो ऊपर का 3 लाख है वो उससे रिकवर कर रहा होगा। और अगर दोनों डिफ़ॉल्ट कर जाए और एक सब्जेक्ट दूसरे को बताए बगैर केस कर दे तो क्या वो केस भी माना जाएगा? तो ये उसी सवाल की एक्सटेंशन है जो भी हमने देखे हैं। सेम सवाल को ICAP ने बस एक्सटेंड किया और कुछ नहीं किया। हैव अ गो ऑन दिस। जी 2 नंबर का, हाँ जी, कौन है, कहाँ है? पैसे किसके हैं? डिमांड कौन करेगा? लेकिन डिमांड कौन करेगा? जिसने पैसे दिए हैं वही डिमांड करेगा ना उनसे जाके। नहीं किया, मगर ड्यू डेट पे डिमांड कौन करेगा? जिन्होंने पैसे दिए हैं वही डिमांड करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा?
उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा अपनी जगह पर, क्योंकि अल्टीमेट देखो ना, परफॉर्म कौन कर रहा है और कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है। पैसे वापस करना डिमांड नहीं है, पैसे वापस करना अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना, तो हमेशा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो उस साइड पे खड़ा है वो सब्जेक्ट रहेगा। उसको ट्राई करें। फ़हीम सलीम जमील ने 50 रुपये बोरो किए हैं, किससे? कमाल से। अब आप कहेंगे सर ये तो मिलियन है, तो मैं कहूँगा आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो उतने ही अमाउंट को ले लेते हैं। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, what would be the rights and liabilities of joint promisers? Also explain the rights and liabilities if Kamal releases Jamil from the joint liability. अगर वो रिलीज कर दे फिर क्या होगा? यही केस, और उसका राइट क्या होगा कि अगर एक बंदा सबके बिहाफ पे पैसे दे दे तो उसका ये राइट है कि वो बाकियों से क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा। हाउ द लाइबिलिटी वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ, ले जनाब डेथ वाला पॉइंट पूछ गया, तो क्या होगा, और वो कहाँ तक, एस्टेट तक। GF गोल्डन फूड्स, गैर शरई सवाल, इसको नहीं पढ़ना, गुनाह में देना। अच्छा देखो मुस्कुराहट कितनी आती है, अब ये सिर्फ पढ़ना है। और अभी आप लोग FR 1 जवाब साहब से पढ़ रहे हैं, अभी भी ये हालत है, पता नहीं यार कब बड़े होंगे। चलो खैर वापस आ जाए। हाँ देखा, पेपर में दिल लगाने के लिए बार बार GF, पर आकर आपको G ग्रेड दे के फेल कर देगा, वो आएगा ग्रेड फेल। GF है ना, ग्रेड कौन सा आया बच्चे का, फेल। चले करें, सोचें, थीम बनाएं, मुझे बताएं कहाँ से आंसर करेंगे। Golden Foods agreed to supply 2500 cans to Rayas grocery stores. According to the agreement, the date of delivery was 31 August. However, on the due date, Golden Foods refused to supply the cans. आपने बताना है राइट्स ऑफ RGS इन द अबव सिचुएशन। अगर टाइम क्या है, चैप्टर 7 में जाएं, जरा किताबें खोलें, चैप्टर 7 में जाएंगे तो आपको सेंटर ऑफ द चैप्टर के अंदर एक सफ़ा मिलेगा जिसमें एक टेबल बना हुआ है कि टाइम एसेंस है और टाइम एसेंस, तो वो जो टेबल बना हुआ है वही इसका आंसर है। बस आपने क्या करना है, उस टेबल में क्या ऐड कर देनी है, पार्टीज़ के नाम, और पार्टीज़ का नाम क्या है, गोल्डन फूड्स और RGS नहीं, रियाज ग्रोसरी स्टोर। चलिए वैसे बताएं डिफॉल्टिंग पार्टी कौन सी है, बकी बात है, इसने कैन देने थे और नहीं दिए और टाइम एसेंस था, यानी कि इसको कैंस की ज़रूरत थी। अगर इन्होंने नहीं दिए तो इसने क्या किया होगा, अगर मैं इसको चैप्टर 9 से आंसर करने की कोशिश करूं तो ये मार्केट में गया होगा, मार्केट से महंगे मिले होंगे, तो डैमेज कौन सा, मगर उसको तो बताया नहीं था कि ऑर्डिनरी डैमेज है, उसको बताना ज़रूरी, तो जब बताना ज़रूरी नहीं है तो वो हमेशा क्लेमेबल होगा। और स्पेशल के बारे में
अगर उसके नोटिस में दे दिया कब, एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो मिलेगा। अच्छा, टाइम एसेंस था। पार्ट बी में वो कह रहा है कि अगर वो बाद में सप्लाई करने के लिए आ जाए तो क्या बाद में भी आप कुछ रीइंबर्स कर सकते हैं, कुछ कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं? कब? उससे लेने से पहले बताना पड़ेगा। अगर आपने पहले रिसीव कर लिया और उसको नहीं बताया, फिर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। सरिया ट्रेडर्स, प्लीज हैव अ गो। मुझे लग रहा है मुक जाना है, चाह नहीं आनी। कहा था जूस मंगवा ले, मानते नहीं आप लोग। गलत फैसले इंसान को ले डूबते हैं। हाँ, जब मैंने पहले पूछा था कि जूस पीने या नहीं, तब सबने कहा था नहीं सर, चाय 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 चाय। आप लोगों ने कहा था ना, मगर ये जो आवाम बैठी हुई है, माइनॉरिटी के लिए ना मानी जाती है। तो सीए मानना फैसला गलत था या सही था? चलिए सवाल देखें। सरिया ट्रेडर्स, सरिया ट्रेडर्स क्या? हाँ जी, लिख सकते हैं, मगर एक दफ़ा ना पूरा नाम लिख के ब्रैकेट में उसको शो कर दें कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। तो एक दफ़ा उसको बता दिया, फिर लिखते गए। ऑटम 2020 3B। ये सवाल पहले भी तो किया हम लोगों ने, उसका ए पार्ट किया था। चैप्टर कौन सा था? 9 नहीं था, 10 भी नहीं था, 8 भी नहीं था, 5 भी नहीं था, 3 था शायद। चलो खैर, नहीं 9 ही था, 9 में किया था। इतना जब आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया है, सिर्फ अगर आप लोग आखिरी लाइन में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? टाइम इज, तो कहाँ से आंसर करना? उसी टेबल में मौजूद टाइम एसेंस वाले एरिया से। और ये सवाल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ सिनेरियो के बदलने से उसने रिक्वायरमेंट को ख़ास चेंज नहीं किया होगा। एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे हैं, चैप्टर 7 में क्या हो रहा है, अगर किसी ने गौर की हो अभी तक, सवाल 2 नंबर से लेके 4-5 नंबर तक आया। अभी तक हमने कोई बड़ा सवाल नहीं देखा। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से वो 2-3 सवाल भी 3-3 नंबर के निकाल सकता है, यानी कि 10 नंबर तक वो बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकता है। वो ये कहना ही था कि मेरे पास 4, 7, 9 नंबर का सवाल। अब मज़े की बात ये कि ये सिर्फ इस चैप्टर से नहीं है, ये 6-7 मिला के आंसर होता है। और ये हमारा आखिरी सवाल भी था, और चाय अभी तक भी नहीं आई। तो कोई बात नहीं, चाय के इंतज़ार में ये सवाल लिखेंगे आप लोग। जब तक चाय नहीं आती, ये चेक होगा, जल्दी करें। अभी चाय पी के आपने तरोताज़ा भी तो होना है। पहले लिखें, इस सवाल में डाइव लगाएं, इसको समझें, उतारें, फिर डिस्कस करने का मज़ा आएगा। अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं इसको डिस्कस करने का। तो एक ही सवाल जो आपसे लिखवाना है वो अच्छे वाला वो ये था। प्लीज़ टाइम ना ज़ाया करें, चाय की याद में सवाल लिख लें। नो नहीं,
कोई बात नहीं, मैं भी इंसान, मेरे भी वही जज्बात हैं जो कि आपके हैं। वो पानी ले आया, उसको चाय नहीं मिली बेचारे को। नहीं नहीं नहीं, आप पिए। मुझे बातों की आवाज़ क्यों आ रही है? हालांकि हाथ चलने चाहिए थे, ज़बानें तो बंद होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ डिस्कस करें। एग्ज़ाम जो है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होना ना, सेंटर में आप लोग होंगे, 6 लोग बैठे होंगे, हद करते हैं वैसे। करें करें, जल्दी करें। दो टॉपिक्स जो टेस्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं? एक तो टेंडर है और हाँ टाइम एसेंस। कुछ और भी टेस्ट हो रहा है? ब्रीच थोड़ा बहुत। चले करें करें करें, बस ठीक है, करें 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 करें, ठीक है वो करना है, लिखना है, बातें नहीं करनी। इसके बाद कर लेना यार, खुद पता कर लो। ओए होए गया सवाल। अब तो ठाकुर तो गए हो। बिस्किट भी है? वाह भाई, बिस्किट रख के
रख के आए थे, कन्फर्मेशन थी कि चाय तो लाजमी मिलेगी मिलेगी। अगर तो इस रूम में चाय बच गई, जिसने नहीं ली पैसे दे के जाएगा, पैसे निकाल दे। अच्छा, कौन कौन नहीं पीता, चलो उनके लिए जूस अलग से किए जा सकते हैं। शर्त ये कि वो सवाल हमें लिख के दिखाएंगे। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। आपको बिस्किट मंगा दें जो इजीली मिल जाएगा नीचे से, नहीं सवाल की शर्त नहीं है, आपको मंगा दें। घर जाना है, मुझे घर जाना है, हाँ लिखें चेक कराएं और जाएं। देखिए मज़े की बात बताऊं क्या है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, एक हफ्ते में बैठे बैठे तकरीबन 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज भी हो गया, और उसके साथ साथ आपकी जो लिखने की क्षमता है वो भी बढ़ गई है। चलिए डिस्कस करते हैं। काजिम एग्रीड टू सप्लाई 5 लाख फाइबर रोल्स, कॉटन फाइबर रोल्स, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के। अच्छा, स्पेसिफिक डिज़ाइन से क्या मुराद है कि उसने चूज़ किया होगा कि मुझे यही चाहिए, और ये कब तक पहुंचाने हैं? 4 सितंबर बिटवीन 10 से लेके, यानी कि उसने बता दिया है कि डेट और टाइम बता दिया, और चूंकि उसको अर्जेंटली वाला पॉइंट भी है, इसका मतलब है कि टाइम एसेंस है या नहीं है, एसेंस है। और 4 सितंबर काजिम रोल तो ले आया 8:30 बजे, मगर सुबह के रात के, और कहा कि बस फटाफट से ले लो, मुझे आगे भी रोल डिलीवर करने जाने। उसने कहा नहीं रुको, मैं ज़रा इसको चेक करना चाहती हूँ कि क्या ये वही रोल है जो कि मैंने मंगवाए थे, उसी स्पेसिफिक डिज़ाइन के हैं या नहीं। तो क्या ये इसके पास राइट है, चेक करने का राइट है। मगर उसने भी तो बोंगी मारी है ना, वो कहती है कितने बॉक्स चेक कराओ, ये ज़्यादती है। मगर 1000 नहीं तो उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि वो अपने सैंपल बेसिस पे चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। अब एक तो वो पहले लेट आया है, अगर ये ज़रा जल्दी आता तो इंस्पेक्शन का मौका था, मगर ये भाई साहब भी मौके का फ़ायदा उठाते कब आए हैं, लेट पहुँचे। अच्छा जी, काजिम ने थ्रेटन किया कि अगर तुमने GDN साइन नहीं की, गुड्स रिसीविंग नोट साइन नहीं किया GRN, अगले 10 मिनटों में तो मैं तुम्हें डिलीवर नहीं करूँगा। टेंडर की एक शर्त है कि दूसरी पार्टी कंडीशन इम्पोज, और इसको पता है कि उसको अर्जेंट चाहिए, तो ये अपनी कंडीशन डाल गया कि 10 मिनट में साइन करो, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ। और इसको जो कि ये फंस चुकी है, इसको साइन लाजमी करना पड़ गया। चाय ख़त्म नहीं हुई अभी तक? अच्छा, कितनी बनवा ली है? कहाँ पे थे? तो डिस्कस करेंगे क्या काजिम जस्टिफाइड है, काजिम भाई जस्टिफाइड है? नहीं, क्योंकि वैलिड ऑफर फॉर परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो एसेंशियल्स मीट नहीं हुए। कौन सा मीट नहीं हुआ? एक तो ये कंडीशन डाल रहा है, और दूसरा उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। तो 6 में से 2 बातें मीट नहीं हो रही। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। पार्ट बी, काजिम बॉट द कॉटन फैब्रिक रोल्स फॉर डिलीवरी टू ज़ैनब वर्कशॉप ऑन 5 तारीख। वो कहता है पार्ट बी में वो कह रहा है, अज्यूम करें कि ये अच्छे टाइम पे ले आया 10:30 बजे, मगर किस डेट पे लाया? उसको कब चाहिए थे, यानी कि टाइम एसेंस था, इसने परवाह नहीं की और अगले दिन ले आया। तो जब टाइम एसेंस होगा तो ये जो बाजी है, क्या नाम है बाजी का, बाजी ज़ैनब, ये एग्रीड पार्टी बन गई है। तो ज़ैनब ने क्या किया? रिफ्यूज़। चूँकि इसके पास वॉइडेबल का राइट है तो ये इसको रिफ्यूज़ करने का राइट भी रखती है। हाउएवर ज़ैनब ऑफर टू टेक द डिलीवरी इफ़ शी इज़ गिवन अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ
उसने कहा कि अगर तुम मुझे 20% का स्पेशल डिस्काउंट देते हो तो मैं रिसीव कर लूँगी। अब ये वही चीज़ है, टाइम एसेंस है। दूसरी पार्टी सामान लेके पहुंच गई है, ये 20% बतौर कंपनसेशन चार्ज होगा, ये बतौर कंपनसेशन, और ये उसको बताना पड़ेगा डिलीवरी से, और अगर डिलीवरी ले ली फिर बता रही है तो फिर इसको नहीं मिलेगा। हाउएवर ज़ैनब, अच्छा ये हो गया। अब आपने बताना है अगर वो रिफ्यूज कर दे तो क्या वो लायबल है? अगर ज़ैनब कहे कि मुझे नहीं चाहिए तो क्या ज़ैनब लायबल है? नहीं, वो लायबल नहीं है। और अगर ये 20% डिस्काउंट में मान जाए तो क्या 20% जो उसने डिस्काउंट दिया वो बाद में क्लेम कर सकता है? ये 20% का डिस्काउंट नोवेशन है या ऑल्ट्रेशन है? इसका डिफरेंस थोड़ा बहुत आइडिया है? थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्या आपके पास एक कागज़ है? एक कागज़ चाहिए मुझे। ऑल्दो आपने पढ़ना मंडे को है, मगर मैं एक कागज़ के थ्रू आपको इसका डिफरेंस बता सकता हूँ। बढ़िया सा एक बस कागज़ फाड़ दें यार मुझे, और बस कर दो। चाय कितनी चाय है? नहीं नहीं, साफ चाहिए। फाड़ दे यार, इतना साफ से फाड़ा। सर जी ये देखें, फर्ज करें ये एक एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बच्चा कॉलेज आता है और आके कहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए बी लॉ में। कॉलेज ने क्या किया होगा? उसका नाम लिखा होगा एडमिशन फॉर्म पे, सब्जेक्ट लिखा होगा और उसको एनरोल कर लिया होगा। अगले दिन उसको याद आता है कि मुझे बी लॉ नहीं पढ़ना, मुझे कॉस्ट पढ़नी थी। तो अब वो कॉलेज पहुंचा, उसने आके कहा कि भाई मुझे बी लॉ नहीं पढ़ना, मुझे क्या पढ़नी है? मुझे कॉस्ट पढ़नी है, मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दें। तो अगर तो कॉलेज ने उसका फॉर्म फाइल से निकाल के बी लॉ को काट के, बी लॉ को काट के क्या लिख दिया है? कॉस्ट। दिस इज ऑल्ट्रेशन। दिस इज जो एग्जिस्टिंग उसी डॉक्यूमेंट पे की जा रही है। और अगर ये कहे कि मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी जगह पे मेरा दोस्त पड़ेगा, जो पैसे मैंने दिए मैं वही इस्तेमाल होंगे, हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, और कॉलेज मान जाए। मुझे बताइए पुराना कॉन्ट्रैक्ट इसके नाम पे था या दोस्त के नाम पे था? इसके नाम पे था। अब कॉलेज के बाद दो ऑप्शन हैं, या तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट में नाम काट के नाम चेंज कर दे और डेटाबेस में चेंज कर दे, वो भी क्या है? ऑल्ट्रेशन। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, हाथ में चाय है ना, वो क्या है? ऑल्ट्रेशन। और अगर कॉलेज इस कागज़ को फाड़ के एक नया फॉर्म बनाए, वो नोवेशन है। तो इसका आसान टोटका, एन से नोवेशन और एन से न्यू। तो अगर तो वो बिल्कुल उसको रद्दी में डाल के नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाने बैठ गए नए कागज़ के ऊपर, वो नोवेशन है। और अगर मौजूदा कागज़ के ऊपर चेंज किया जा रहा है, घिची मिची मार के बस नाम शाम चेंज कर दिए, जो आप लोग कटिंग करते हैं टेस्टों के ऊपर, वो क्या है? ऑल्ट्रेशन। डन। चाय पीते जाएं, दुआएं देते जाएं और निकलते जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।